हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग का समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तनिक भी इधर उधर इसे नहीं करना है। इसलिए सीधे कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे मुद्दे पर पहुंचा जाए। तो बेटा, हम लोग का जो मुद्दा चल रहा है वो बेसिक हिस्ट्री में कौन सा मुद्दा है? बेसिक हिस्ट्री में अनेकता में अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि ये मुद्दा पूरी तरीके से समझ लिया जाए तो मैं समझता हूँ इतिहास विषय में तो हमारी समझ विकसित करता ही है, करेगा ही। अन्य विषयों में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिसमें कई सारे पॉइंट्स हमने आपको बताए। तो उसका पूरा चार्ट हम पिछली क्लासेस में बता चुके हैं। जो नए लोग क्लास देख रहे हैं वो पीछे की क्लासेस में जाके पूरा चार्ट देख लेंगे। उसको हम हल्का सा रिकॉल कर देते हैं छोटे छोटे में, ताकि आज जो मुद्दा हम लोग को शुरू करना है वहां पहुंचा जाए। तो बेटा, पहला पॉइंट हम लोगों ने लिया था भौगोलिक, जियोग्राफिकल भिन्नता। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने लिया था राजनैतिक, पॉलिटिकल भिन्नता। अगला पॉइंट हम लोगों ने आज हम लोग को लेना है, वो अगला पॉइंट कौन सा है? धार्मिक भिन्नता। तो इसी में जोड़ लेंगे, धार्मिक भिन्नता के बावजूद हमारे यहाँ कैसे एकता बनी हुई है, ये बात हमको समझना है। इसी तरीके से इसी में बेटा हम लोग को देखना है सामाजिक भिन्नता, सामाजिक भिन्नता, ये भी अभी देखना है। अगला पॉइंट क्या है? भाषाई भिन्नता, भाषाई भिन्नता, ये देखना है। और अगला क्या है? सांस्कृतिक भिन्नता। और इसी में बेटा हम लोगों ने 3 सवाल देखे थे। पहला, कि हमारे देश पर इतने आक्रमण क्यों? एक क्वेश्चन। दो, हमारी बार बार पराजय का क्या कारण? पूरा डिटेल में हम बताए हुए, और जो पहली बार देख रहे हैं वो सुन के पूरी लाइन लिख सकते हैं। और तीसरा प्रश्न इसमें बताया कि इतने आक्रमण, इतनी पराजय के बावजूद हमारे देश की जो संस्कृति और सभ्यता, ये कैसे अक्षुण्ण और अपरिवर्तित रही। इतने मुद्दे पर अभी चर्चा होना बाकी है। तो आज पहले बेटा हम लोग ये पॉइंट लेते हैं धार्मिक भिन्नता पर। तो अगले पेज से इस बात को लिया जाए, रिलीजियस डाइवर्सिटी, धार्मिक भिन्नता। तो बेटा, अगर धार्मिक भिन्नता की बात करें तो हम कह सकते हैं दुनिया में हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहां दुनिया के सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के चार, इतना ही नहीं बेटा, इतना ही नहीं, दुनिया के चार बड़े धर्म कौन कौन से?
हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख, ये चार धर्मों की जन्म स्थली हमारा देश है। तो बेटा एक बात कि हमारे देश में दुनिया के सारे धर्म के लोग रहते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के चार बड़े प्रमुख धर्मों में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म की जन्मस्थली आपका देश रहा है। लेकिन इसके बावजूद पूरा देश एक डोर में बंधा है, एक साथ एक राष्ट्रीयता को दर्शाता है जो हमारी अनेकता में एकता को प्रमाणित करता है। इतना ही नहीं बेटा, आप देखें एक ही दीवार में, एक ही दीवार के भीतर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। खास करके आप लोग के लिए तो ये कहने की बात नहीं, खुद ही देख रहे होंगे कि एक ही कमरे में अलग अलग धर्म के बच्चे, छात्र छात्राएं रहती हैं, जिनके बीच बड़ा ही मधुर संबंध, बड़ी ही आत्मीयता, जो हमारे देश की अनेकता में एकता को दर्शाता है। इतना ही नहीं बेटा, अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि कहा जाता है कि खान पान, रहन सहन, जलवायु, भौगोलिकता, क्षेत्रीयता, व्यक्तित्व को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। समझने की कोशिश करें। मैंने कहा जाता है खान पान, रहन सहन, भौगोलिकता, जलवायु, क्षेत्रीयता हमें व्यापक रूप से प्रभावित करता है। अगर बेटा इसके प्रमाण की हम बात करें तो इसके प्रमाण की अगर बात किया जाए तो पहला प्रमाण है श्रवण कुमार। बेटा पहला प्रमाण है श्रवण कुमार। जब ये अपने अंधे माता पिता को लेकर कुरुक्षेत्र या हस्तिनापुर के क्षेत्र में पहुंचे, गजब की घटना हुई। इन्होंने अपने मां बाप से श्रमिक मांगना शुरू कर दिया। ये सुनते ही मां तो बिल्कुल भावुक हो गई। अरे ये कैसे, हमारा पुत्र ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन पिता ने समझदारी दिखाई। उन्हें लगा कि हमारा पुत्र तो ऐसा नहीं है, निश्चित तौर पर बात कुछ और है। और इसी आधार पर पिता ने कहा ठीक है पुत्र, आगे चलो, श्रमिक ले लेना। आपको पता है कि जैसे ही श्रवण कुमार
अपने माँ बाप को लेकर हस्तिनापुर या कुरुक्षेत्र को पार किए, अपने माता पिता के सामने नतमस्तक हो गए और वो जो पारिश्रमिक मांगा था उसके लिए क्षमा की याचना की। इस बात से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यह क्षेत्र का प्रभाव है कि कुरुक्षेत्र में आए तो श्रवण कुमार पर भी क्षेत्र ने अपना प्रभाव दिखाया। यही कुरुक्षेत्र है कि जहां दुनिया का प्रथम विश्व युद्ध, जिसे बेटा हम महाभारत के रूप में जानते हैं। विश्व युद्ध किसे कहते हैं? जिसमें एक साथ बहुत सारे देश, राष्ट्र, राज्य शामिल हों। इसलिए मैं इस महाभारत को प्रथम विश्व युद्ध कह रहा हूं, क्योंकि इस युद्ध में भारत के सारे राज्य शामिल थे, कोई कौरव की तरफ से तो कोई पांडव की तरफ से। जबकि शर्त यह थी दुर्योधन के सामने कि अगर 5 गांव भी पांडवों को भगवान कृष्ण ने कहा कि आप दे दो तो मैं पांडवों को मना लूंगा, वो आपसे लड़ने नहीं आएंगे, हिस्सा लेने नहीं आएंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा कोई सुई की नोक के बराबर हम भूमि देने को तैयार नहीं, अगर चाहिए तो उसके लिए युद्ध करें। तो ये क्षेत्र का प्रभाव मैं आपको बता रहा हूं। वही क्षेत्र श्रवण कुमार को क्या बना दिया? आगे के अगर बेटा हम प्रमाण की बात करें तो आप कह सकते हैं कि गांधी जी की विचारधारा, गांधी ने खुद ये बात कही कि व्यक्ति बुरा नहीं होता। आप पूरी लाइन सुन के लिखेंगे, व्यक्ति बुरा नहीं होता, संस्था बुरी होती है। यदि संघर्ष करना है तो व्यक्ति से नहीं, संस्था से करें। इसी आधार पर गांधी ने अंग्रेजों का विरोध नहीं, अंग्रेजियत का विरोध किया। यह है क्षेत्र का प्रभाव। मैं इन बातों से आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे देश की जो भौगोलिकता है, उस भौगोलिकता की जो भिन्नता है, लगता है कि खुद इतनी उसमें क्षमता है, इतनी विविधताओं के बावजूद वो एक डोर में हमको जोड़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे देश का भूखंड ही ऐसा है जिसमें दुनिया के सभी धर्मों के फूल खिले हैं और सब एक साथ रहते हैं। तो इस तरीके से हम अगर धार्मिक भिन्नता की बात करें तो इस धार्मिक भिन्नता के बावजूद भारत एक राष्ट्र के रूप में दुनिया को ये सिखा रहा है कि हम चाहे जितने हमारे में भिन्नता हो लेकिन हम एक हैं। तो एक ये है धार्मिक भिन्नता। अगला पॉइंट बेटा क्या है? सामाजिक। अगला पॉइंट क्या है? सामाजिक भिन्नता। तो बेटा सामाजिक भिन्नता की अगर हम बात करें तो कहा जा सकता है कि धर्म ही किसी समाज को उसकी आकृति या स्वरूप प्रदान करता है। तो जब दुनिया के, अभी हम लोगों ने देखा कि सारे धर्म के लोग हमारे यहां रहते हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि दुनिया के सारे सामाजिक व्यवस्थाएं, सारी सामाजिक परंपराएं सब हमारे देश में विद्यमान हैं। लेकिन इतनी विविधताओं के बावजूद पूरा समाज एक साथ एक देश के रूप में खड़ा है। ये भिन्नता में एकता नहीं, अनेकता में एकता नहीं तो और क्या है? तो इस तरीके से ये हमारा बेटा क्या है? सामाजिक भिन्नता। अगर अगले पॉइंट की हम बात करें तो अगला पॉइंट क्या है? भाषाई भिन्नता।
तो भाषाई भिन्नता की बात करें तो जब दुनिया के सारे धर्म, दुनिया के सारे लोग, तो सारी भाषा भी तो होगी भाई, जाहिर सी बात है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहां दुनिया की सारी भाषाएं विद्यमान हैं। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत आर्टिकल 344(1) और 351 के तहत 22, कितनी, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाएं इसके तहत हमें दिखाई देती हैं। अगर बेटा इसे हम कहें कि इसमें प्रथम 4 कौन कौन सी भाषा थी, तो A, B, G, H, ऐसे पढ़ेंगे ABGH। ए से असमिया, बी से बांग्ला, जी से गुजराती, एच से हिंदी। ये प्रथम 4 भाषाएं। और लेटेस्ट अगर 4 भाषाओं की बेटा हम बात करें तो BDMS, BDMS याद रखेंगे। बी से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली होता है, सॉरी। और एस से संथाली। तो ये आप देखें कि अगर भाषाई आधार पर बेटा बात करें तो आपके यहां लगभग 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी? 1600 भाषाएं हमारे यहां बोली जाती हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं कि संविधान के 8वीं अनुसूची के तहत आप देख रहे हैं कि 22 भाषाएं जो है वो अधिकृत हैं। पहली 4 कौन थी? तो ABGH, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी। और लेटेस्ट 4 कौन है? BDMS। करंट इसमें अगर कुछ और है तो आप जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मैं यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर सेक्टर में, हर तरफ हमें भिन्नता देखने को मिल रहा है, लेकिन इन भिन्नताओं के बावजूद भारत एक राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने उपस्थित है। यही भारत की अनेकता में एकता है। अगले पॉइंट की बेटा बात करें, सांस्कृतिक भिन्नता। सांस्कृतिक भिन्नता तो सब कड़ी के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कड़ी की तरह। जब सारे धर्म के लोग, तो सारी भाषाएं तो हर तरह का समाज, दुनिया के सारे समाज, सामाजिक व्यवस्था,
सारी सामाजिक व्यवस्था, तो सारी सांस्कृतिक व्यवस्था भी हमारे यहां विद्यमान होगी। लेकिन उन भिन्नताओं के बावजूद हमारा देश एक, जो अनेकता में एकता को क्या करता है, प्रमाणित करता है। इसी में अगर बेटा हम बात करें तो कहा जा सकता है कि हमारे देश पर प्राचीन, हमारे देश पर प्राचीन काल से ही ढेरों आक्रमण, हमारे देश पर प्राचीन काल से ही ढेरों आक्रमण होते आए हैं। अगर प्रमाण के रूप में देखें तो आर्य, हालांकि अब ये विवादित है, आर्य के बाद ईरानी, ईरानी के बाद यूनानी, यूनानी के बाद शक, शक के बाद पहलो, पहलो के बाद कुषाण, कुषाण के बाद हूण, हूण के बाद बेटा अरबी, अरबी के बाद तुर्की, तुर्की के बाद अफगानी, अफगानी के बाद पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद डच, सॉरी, पुर्तगाली के बाद मुगल, मुगल के बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेन, और अंत में फ्रांसीसी, अंत में बेटा फ्रांसीसी। यहां आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि पुर्तगाली के बाद मुगल, तो जी हां, तर्क से पढ़ें तो इसको देख लें कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है। तो अरे इसमें सोचने की क्या जरूरत है, अपने से डेट देख लें तो आप देखें कि बेटा जो पुर्तगाली आए थे कब आए थे, 1498 में। मुगल कब आए थे, 1526 में बाबर ने आक्रमण किया था, सत्ता स्थापित किया था। तो इस तरीके से इसमें तनिक भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बेटा आप देख रहे हैं कि हमारे देश पर प्राचीन काल से ढेरों आक्रमण हुए हैं, और अगर इन आक्रमणकारियों के, यदि इन आक्रमणकारियों के कुल आक्रमणों की बात की जाए कि कितने कुल आक्रमण, तो जैसे हमने बताया 1 2 3 जोड़ें 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इतने आक्रमण तो हमने बताया। अब हम बता रहे हैं आपको कि यदि इन आक्रमणकारियों के कुल आक्रमणों की हम बेटा बात करें तो ये संख्या, तो यह संख्या सैकड़ों प्लस हो जाएगी, सैकड़ों से अधिक हो जाएगी। क्योंकि यदि हम देखें तो गजनवी ने बेटा कितनी बार, 17 बार
आक्रमण किया। बाबर ने 5 बार और अफगानियों ने 8 बार। तो ये तो 17, 5, 22, 33 बार तो यही हो गया। इसी तरीके से अगर इन जो आक्रमण, हूणों का कई आक्रमण हुआ, ठीक है, जो शक थे 5 शाखाओं में बटे, अगर इन सब को हम काउंट करें तो बेटा आप देखेंगे कि ये संख्या ये सैकड़ों से अधिक हो जाएगी। और इससे भी बड़ी बात है कि यदि इन आक्रमणकारियों के शासन काल की बेटा बात करें, यदि इन आक्रमणकारियों ने हमारे देश पर कितना शासन किया, यदि आप इसकी बात करो तो आप देखेंगे कि अगर इन आक्रमणकारियों के शासन काल को देखा जाए तो संभव है कि इन आक्रमणकारियों का शासनकाल भारत पर भारतीयों के शासनकाल से अधिक हो। बात समझ में आ रही होगी। मैंने कहा कि हमारे देश पर प्राचीन काल से ढेरों आक्रमण हुए, लिखा है। यही सवाल में भी आ सकता, आया हुआ सवाल है, क्रम पूछता है, यही क्रम है एग्जैक्ट। अब इसी में हमने अगला पॉइंट बताया कि यदि इन आक्रमणकारियों के कुल आक्रमणों की हम बात करें तो ये संख्या सैकड़ों से अधिक हो जाएगी। प्रमाण के रूप में है, जैसे गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए, बाबर ने 5 बार किए, अफगानियों ने 8 बार किए। इसी तरीके से बाकी सबके अगर कुल हम आक्रमणों को जोड़ें और उनकी संख्या को काउंट करें तो संख्या सैकड़ों से अधिक हो जाएगी। और बेटा अगर इन आक्रमणकारियों ने हमारे देश पर कितना शासन किया, कितने वर्षों तक शासन किया, ठीक है, कितने 100 वर्षों तक शासन किया, अगर उसको पूरा आप काउंट करें तो आप कह सकते हो कि हो सकता है अगर इनके शासन, आक्रमणकारियों के कुल शासन काल को हम लोग जोड़ें तो हो सकता है जितना शासन भारतीय शासकों ने अपने देश भारत पर नहीं किया, उससे ज्यादा शासन हमारे देश पर विदेशियों का रहा। तो यहां से मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, ये मुद्दे यहां पर हम क्यों लिए? ये मुद्दा बेटा इसलिए है कि इतने के बावजूद, मैं इसी पेज पे इधर लेता हूं, बाकी लोग नोट्स में क्रम से लेंगे, ठीक है, मैं पेज बदल दिया तो क्रम टूट जाएगा, इसलिए मैं इधर ले रहा हूं। तो अगर बेटा इन आक्रमणकारियों के कुल शासनकाल की बात करें तो आपसे हो सकता है कि भारतीय शासकों का जितना शासन रहा भारत पर उससे ज्यादा इनका हो। तो यहां पर हम बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं? हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके बावजूद, उसी के आगे जस्ट जोड़ेंगे कि इतने आक्रमण के बावजूद, इसके बावजूद हमारे देश की जो बेटा संस्कृति और सभ्यता है वो अक्षुण्ण और अपरिवर्तित रही। ये बार बार मैं बात कर रहा हूं, ये क्या है? इसलिए कह रहा हूं कि हड़प्पा में जो धार्मिक परंपराएं थी, जो सामाजिक परंपराएं थी, वो आज भी हमारे भारतीय समाज में दिखाई देता है। शिव की पूजा के साक्ष्य में हड़प्पा से मिलते आज भी हैं स्वास्तिक निशान, सबसे पहले हड़प्पाइयों ने प्रयोग किया, वो आज भी हमारे मिलती। इस तरह से जो इनकी धार्मिक मान्यताएं थे, जो इनकी सामाजिक मान्यताएं थी, ढेरों इनके सामाजिक परंपराएं आज भी भारतीय समाज में विद्यमान है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतने विदेशी आक्रमणकारी आए, इतना लंबा उन्होंने शासन किया हम पर, इसके बावजूद भी जो हमारे भारत के जो
धरोहर थी, अर्थात हमारी जो संस्कृति और हमारी जो सभ्यता थी, वो उसे नष्ट नहीं कर पाए। तो ये मुद्दा, अब बेटा यहीं पर प्रश्न उठता है, यहीं पर 3 सवाल हमने आपको बताए थे कि 3 सवाल कौन से, तो हमने आपको बताया कि अगले पेज पे लेते हैं कि अब प्रश्न उठता है, पीछे से जोड़ लेंगे, अब प्रश्न उठता है कि, अब प्रश्न उठता है, क्या प्रश्न उठता है बेटा, आपके मन में भी उठना चाहिए, तब मजा आएगा पढ़ने में। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कि हमारे देश पर इतने वैदेशिक, बेटा ये प्रश्न आपके मन में भी उठना चाहिए। पहला प्रश्न कि हमारे देश पर इतने वैदेशिक आक्रमण क्यों हुए? और कौन सा प्रश्न उठना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 उठना चाहिए कि हमारी बार बार पराजय का क्या कारण? हम बार बार क्यों पराजित होते रहे? ये हमारा दूसरा सवाल हमारे मन में आना चाहिए। और तीसरा सवाल बेटा आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये चीजें बोधगम्य तरीके से आए, आपको आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट की बात है, ये किसी विषय तक सीमित नहीं है कि इतिहास पढ़ना, इसलिए ऐसे भी हमको ये बातें पता होनी चाहिए। तो तीसरा प्रश्न है बेटा कि हमारे देश पर इतने आक्रमण हुए, 2 बार बार हम पराजित हुए, परंतु इसके बावजूद, आप सवाल पूरा लिखेंगे, परंतु इसके बावजूद हमारे देश की संस्कृति और जो बताए थे भी पीछे, सभ्यता कैसे अक्षुण्ण और अपरिवर्तित, कैसे अक्षुण्ण और अपरिवर्तित रहे। तो ये 3 सवाल हमारे दिमाग में आने ही चाहिए, ठीक है, तब मजा आएगा, तब ये बात समझ में आएगी कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, जिससे पढ़ रहे हैं, वो ठीक पढ़ा रहे हैं कि नहीं, बात हमें अपनी समझा पा रहे हैं कि नहीं, हमें पढ़ने का कोई लाभ मिल रहा है कि नहीं, हमारे में कुछ तर्क विकसित हो रहा है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आपको मेरी क्लास नहीं करना चाहिए। ये तो मैं अपने लिए चुनौती बना रखा हूं कि आप मुझसे क्यों जुड़े। यदि हम आपको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जरूरत की चीजें, आपके डिमांड पर हम नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो आपको हमसे नहीं जुड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि हम ऐसा कर पा रहे हैं तो आपको भी अपनी नैतिकता पर रहना चाहिए कि हमारी बातों को अपने जैसे अन्य छात्रों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों से वीडियो शेयर करवाएं और पूरी वीडियो देखें, पूरी क्लास सुने और क्लास का पूरा नोट्स तैयार करें, ताकि आपको ये चीजें बाद में मदद करे। तो इस तरीके से बेटा, अगर इसमें से हम एक भी सवाल लें
तो कम से कम इसमें 45 मिनट 40 मिनट लगेगा। तो वो क्लास को दोनों को जोड़ देंगे तो बड़ी हो जाएगी। तो यहीं से हम लोग की क्लास अब सोमवार को कंटिन्यू होगी, और मोस्टली हम सोमवार से ऑनलाइन मंच पर रहेंगे इन्हीं सवालों के उत्तर के साथ। तो कल क्लास नहीं रहेगी। आज के बाद हम लोग सोमवार को फिर हम लोग की मुलाकात होगी। तो तब तक अपना खूब ख्याल रखें। ठीक है। गुड नाइट। जय हिंद।